So, hi everyone, welcome back to Bio's Thought. So, this is part 3 of improvement in food resources. In the previous sessions हमने discuss किया था about the crop variety improvement, है ना, जिसमें हमने बात की थी crop production management की, हमने बात की थी crop variety improvement की, जिसमें we talked about hybridization, we talked about a lot of other things as well, correct? सो आज के हम सेशन में आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट के सेशन में एक्सप्लेन किया ही था, राइट? सो आवर क्लासिफिकेशन फॉर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज डन या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज डन. आज हम फोकस करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तो अब इसका क्या मतलब है? देखो, व्हेन वी से क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो प्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि हमने समझा था अबाउट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्रॉपिंग, है ना. क्रॉपिंग पैटर्न समझे थे, इरिगेशन सिस्टम समझा था, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखा था कि किस तरीके से हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं, राइट? वो सब चीज़ें हमने समझी थी. सो क्रॉपिंग पैटर्न में मिक्स क्रॉपिंग पढ़ा था, इंटर क्रॉपिंग पढ़ा था, इरिगेशन सिस्टम्स देखे थे, राइट? अब बारी आती है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद उन्हें प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन किन चीज़ों से हम कर रहे हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वीड्स, अगेंस्ट इंसेक्ट्स, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीजेस. ओके, सो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप्स एज वेल, यानी कि जो क्रॉप्स आपके ग्रो कर रहे हैं एज वेल एज द वंस दैट आर हार्वेस्टेड. ओके, सो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल वीड्स की, इंसेक्ट्स की, या फिर किसी भी टाइप की डिजीज कॉजिंग microbes ki, they all infest on the field crops. Okay, so this can be controlled by various methods. Okay, controlled by various methods. कौन से हैं वो methods, क्या क्या है? अब सबसे पहले we'll understand about to grow resistant varieties. ठीक है, ये हमने पहले भी समझा था. आई टेल यू वंस अगेन व्हाट दैट इज. दूसरी चीज़ आती है ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग क्रॉप्स, है ना. देन वी हैव अनदर थिंग विच इज क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम. क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम. ओके, एंड चौथी चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पे विच इज़ योर डीप प्लोइंग इन समर्स. डीप प्लोइंग इन समर्स. तो देखो, व्हेन आई से कि हमें ये कंट्रोल करना ही क्यों है, देखो देयर आर वेरियस मेथड्स टू विच वी कैन अडॉप्ट टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट. बिकॉज आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतनी मेहनत से अपना एक खेती करी है एंड यू डोंट वांट इट टू गो इनटू अ वेस्ट, है ना, कि साथ बस साथ वीड्स ग्रो करने लगे, इंसेक्ट्स उसको इन्फेस्ट कर जाएं. दैट इज़ नॉट समथिंग वी वांट टू डू. अब सबसे पहले वीड्स क्या होता है? वीड्स होते हैं वो ऐसे अनचाहे प्लांट्स जो आपके क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो करते हैं एंड दे अटैक. They don't basically attack your crops, but what they do is that they compete with your crops for sunlight, for water, for nutrients. यानी कि अगर यहाँ पे तुम्हारा एक क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसके बगल में तुम देखोगे कि वीड भी यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है. तो जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट और सनलाइट इस पर्टिकुलर क्रॉप को चाहिए, वो सारी की सारी अगर वीड लेना स्टार्ट कर देगी तो आपके क्रॉप के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, है ना. सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर वीड. तो क्या क्या वेरियस मेथड्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हमने रेजिस्टेंट वेराइटी क्रॉप्स ही अगर हमने ग्रो करती है, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन और जीएमसी में देखा था, ठीक है, हमने ध्यान रखा कि हम क्रॉप्स को जब सो करते हैं तो कौन सी ऑप्टिमम टाइम पे ये सो किए जा रहा है. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम फार्मिंग प्रैक्टिसेस देख रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस समय में, किस सीजन में क्रॉप्स को ग्रो करना बेस्ट रहता है, सो एज टू मेक श्योर कि वो किसी भी माइक्रोब से इन्फेस्ट ना हो जाए, है ना. लास्ट क्लास में हमने क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा था कि कौन से क्रॉपिंग सिस्टम या क्रॉप रोटेशन मेथड्स बेस्ट रहेंगे टू ग्रो योर स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रॉप सो दैट देयर इज़ नो इन्फेस्टेशन ऑन इट. एंड डीप प्लोइंग इन समर से क्या होता है कि जब आप सॉइल में अच्छे से डीप प्लो करते हो, यानी कि ये जो आपको सॉइल दिख रही है, अगर इसको अच्छे से आप डीप प्लो करोगे तो उससे क्या होगा, जो नीचे की सॉइल है वो ऊपर की तरफ आएगी और उसके जो पीसेज हैं वो टूटेंगे. जैसे ही वो टूटेंगे तो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और सनलाइट से क्या होता है, इसके अंदर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरियाज होंगे, माइक्रोब्स होंगे, वो उसे किल कर देता है. ठीक है, तो ये होता है डीप समर प्लोइंग. ऑलराइट, तो अब बात करेंगे कि वीड कंट्रोल कैसे करना है. ठीक है, सो वील बी टॉकिंग अबाउट नाउ वीड कंट्रोल. तो ये जो आप यहाँ पिक्चर देख रहे हो एग्जैक्टली ये वही हो रहा है, वीडिंग करी जा रही है. व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग इज सिंपली द रिमूविंग ऑफ द वीड्स थ्रू मैनुअल प्रोसेसेस. ओके, तो वीड्स आर अगेन लाइक आई सेड अनवांटेड प्लांट्स.
Okay, weeds are nothing but these are unwanted plants which grow alongside crops. ठीक है, तो वो किस किस चीज़ों के लिए कम्पीट करते हैं, लाइक आई सेड सनलाइट, पानी, खाना, इन सब चीज़ों के लिए. ओके, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल्स, वीड्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? आपने ज़ेंथेनियम के बारे में सुना होगा. ठीक है, ज़ेंथेनियम इज़ अ वीड दैट वी सी, ठीक है, जिसे गोखरू कहते हैं हिंदी में. ऑलराइट, इसके अलावा पार्थेनियम होता है. ओके, पार्थेनियम हो गया, फाइन. इसके अलावा होते हैं तुम्हारे पास ओपनशिया, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास बहुत सारे वेराइटी के वीड्स होते हैं. ओके, नाउ व्हाई द वीड ग्रोथ इज हार्मफुल? सो आई टोल्ड यू दैट द वीड वुड कंज्यूम व्हाट? द वीड्स consume water, sunlight and nutrients, and even they take up the space for the growth of a particular crop. ठीक है, वो ये भी करते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट योर वीडिंग, तो वीडिंग से बेस्ट चीज़ यही करनी ज़रूरी है कि आप या तो उसे मैनुअली रिमूव कर सको, बट कभी कभार मैनुअल रिमूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आपके पास बहुत बड़ा 1 एकड़ का लैंड है तो उस पर पूरे पे आप मैनुअली हर एक वीड को उखाड़ते हुए नहीं जा सकते, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ देन व्हाट इज़ द वे, राइट? देन हाउ कैन वी डू वीडिंग अपार्ट फ्रॉम दैट? सो वीडिंग, लाइक आई सेड, मैनुअल प्रोसेस हो भी सकता है थ्रू रिमूवल बाय हैंड्स, रिमूवल बाय हैंड्स. ठीक है, दूसरा पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता है आपका रिमूवल बाय इंस्ट्रूमेंट्स, या इसमें बेस्ट रिमूवल बाय आप कह लो इसे खुरपी. ठीक है, ये जो पिछले हमने साइड में देखा था, ये जो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज़ खुरपी. ओके, तो खुरपी के थ्रू रिमूव कर रहा है, फाइन. देन ईदर यू कैन यूज़ वीडीसाइड्स. ठीक है, वीडीसाइड्स एग्जाम्पल वी हैव 2,4-D. ऑलराइट, 2,4-D होता है जिसे हम कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, वी हैव आइसोप्रोटोन, वी हैव एट्राजीन, हमारे पास फ्लोरोक्लोरिन होता है, बहुत वेराइटीज़ होती हैं. ओके, लिख देती हूँ मैं एक यहाँ पे. सो वी हैव फ्लूक्लोरिन. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है आइसोप्रोचुरॉन, एक्सेट्रा. ठीक है, तो जैसे ये पर्सन यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली स्प्रेइंग द वीडीसाइड केमिकल्स ओनली. ओके, एंड देन वी हैव द कंट्रोल ऑफ इट बाय बायोलॉजिकल मेथड्स. अब बायोलॉजिकल मेथड से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो बायोलॉजिकल मेथड से दो चीज़ें हो, दो नहीं, काफ़ी सारी एक्चुअली चीज़ें हो सकती हैं कि इसमें हम कुछ सिलेक्टिव इंसेक्ट्स लेते हैं या कोई कैसे ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और इनको क्रॉप फील्ड में डाल देते हैं जिनके पास, जहाँ आसपास वीड्स होती हैं. तो ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं ना, ये सिलेक्टिवली उन वीड्स के पास जाके उन वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, सो वी सिलेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सिलेक्ट इंसेक्ट्स slash organisms that feed on only weeds. ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को उठाया, स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को हमने उठाया जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वीड्स को ही जाके खाएंगे और आपके क्रॉप्स को अच्छे से बचाएंगे. इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि है आपका, देयर इज वन इंसेक्ट, ओके, जिसे हम कहते हैं कॉकनियल इंसेक्ट. ओके, वी कॉल दिस एज कॉकनियल इंसेक्ट, जो कि ओपेंशिया खाता है, उसको जाके इंसेक्ट करता है. ठीक है, सो दीज आर योर वीडिंग प्रोसेसेस, फाइन. अब थोड़ा सा अगर कल्चरल मेथड्स देखें तो प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर करना, समय से इसको समर प्लोइंग देते रहना, हर क्रॉप से पहले इंटर क्रॉपिंग करना, क्रॉप रोटेशन करना, तो ये सारी भी चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट कंट्रोल. ठीक है, तो ये भी सुना ही होगा, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट कंट्रोल होते हैं, राइट? यूजुअली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स को अटैक कर देते हैं एंड दे कॉज लाइक वेरियस इश्यूज. ठीक है, काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस वो करते हैं, जैसे कि बाय कटिंग ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स एंड स्टेम लीव्स को कट कर दिया. सो व्हाट दे डू एक्चुअली, दे कट प्लांट्स लाइक रूट्स,
स्टेम्स और लीव्स, मतलब इसे कट करना यानी कि बेसिकली उन्हें खा जाता है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड पर हो सकता है सकिंग द सेल सैप, सकिंग दी सेल सैप। सेल सैप याद है, चैप्टर 1 में जाओ, वैक्यूल पढ़ा था ना हमने, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, वही सेल सैप है। तो वेरियस प्लांट्स आपका सेल सैप ही सक कर लेते हैं, ओके। और थर्ड पॉइंट कुड बी दे बोर इनटू स्टेम्स, स्टेम्स और लीव्स, यानी कि स्टेम्स और लीव्स के अंदर ही घुस जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए बेस्ट एग्जांपल्स हैं पेस्टिसाइड्स, ओके। पेस्टिसाइड से बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप इंसेक्ट्स को चुन चुन के मैनुअली निकाल तो नहीं सकते हो, राइट। सो व्हाट वी डू इज वी यूज सर्टेन केमिकल्स, केमिकल्स आर स्प्रेड, ठीक है। अब ये बहुत सारे वेराइटीज़ के होता है, ऑलराइट। सो ये क्या करते हैं, सीधे किल कर देंगे या फिर आपके पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास बोडॉक्स के मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर कॉपर सल्फेट और लाइम का 4:4 का रेशो रहता है, ओके। सो एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हो, बिकॉज इफ दिस कम्स इन योर एग्जाम यू कैन ईजिली कोड दीज एग्जाम्पल्स एंड इट वुड बी बेनिफिशियल, ओके। सो बोडॉक्स मिक्सचर में क्या है, बोडॉक्स मिक्सचर में कुछ नहीं है, इसमें 4:4 के रेशो में क्या मौजूद है, कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4 प्लस लाइम, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके अलावा हमारे पास ना वेराइटी होती है पेस्ट की, पेस्टिसाइड्स की वेराइटी, यानी कि एक होता है हमारे पास फंगीसाइड्स जो सिर्फ फंगस पे वर्क करते हैं, यानी कि दे किल फंजाई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होता है इंसेक्टिसाइड्स ऑफ कोर्स, सो दे किल इंसेक्ट्स, स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, ठीक है, स्पेसिफिक आता है। देन वी हैव निमेटिसाइड्स, निमेटिसाइड्स होते हैं जो कि निमेटोड्स को किल करते हैं। व्हाट आर निमेटोड्स, निमेटोड्स आर लाइक राउंड वॉर्म्स, ठीक है, रोडेंट्स, निमेटोड्स ये सारे। फिर आ जाते हैं रोडेंटिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स दैट किल्स रोडेंट्स, रोडेंट्स जैसे रैट्स, चूहे, ये सब, ठीक है। और आपके पास फिर एक होते हैं हर्बिसाइड्स भी होते हैं, तो जो हर्ब्स को किल करते हैं, हर्बिसाइड्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट वेराइटीज दैट यू सी। लास्ट टाइप हमारे पास होता है जो कि बेसिकली होते हैं कुछ ऐसे माइक्रोब्स दैट कॉजेज प्लांट डिजीजेस। अब यहाँ साइड में पिक्चर्स देख सकते हो, तो यहाँ पे प्लांट डिजीजेस की ही पिक्चर है। ये जो एक पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज ऑल येलो वेन मोजाइक डिजीज़, ठीक है, जो कि हमने लेडी फिंगर में देखते हैं, ओके। सो दिस इज येलो वेन मोजाइक डिजीज़ इन लेडी फिंगर। तो कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स का मतलब क्या, माइक्रोस्कोपिक ही नहीं है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी इतने छोटे होते हैं जो सीधे ना तो आंखों से दिखेंगे, ठीक है, वो एकदम इन्फेस्ट कर देते हैं आपके पर्टिकुलर प्लांट्स को, एंड देन दे स्टार्ट टू कॉज डिजीजेज इन देम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी डिजीजेज होती हैं। एक होता है आपके पास यहाँ पे लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। देन यू हैव लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, राइट, रस्ट ऑफ व्हीट भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी अभी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अब मतलब इतना सब कुछ कर लिया, प्रोटेक्शन भी कर ली भाई, प्रोडक्शन देख लिया, प्रोटेक्शन कर ली, अब बारी आती है हार्वेस्ट करने की। हार्वेस्टिंग भी तुमने कर ली, नाउ यू हैव द ग्रेन्स विद यू। अब ग्रेन्स को संभालोगे कैसे, यू नीड टू प्रॉपरली स्टोर देम, राइट। सो व्हाट इज द नीड, सबसे पहले नीड फॉर सेफ स्टोरेज। एक सेफ स्टोरेज की नीड क्या है, क्यों हमें चाहिए कि हमारे सारे जो ग्रेन्स हमने इतनी मेहनत से फर्स्ट ऑफ ऑल उगाए हैं कि वो स्टोर कर पाए हम आराम से। व्हाट इज़ द नीड फॉर दैट, वेल ऑब्वियसली टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी, है ना, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, ऑफ कोर्स फर्स्ट इज दैट। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन टू फार अवे प्लेसेस ऑफ कंट्री, ये भी बहुत है, ऑब्वियस ही बात है। तुम्हारे पास अच्छे से तुम स्टोर कर पाओगे तभी तो काफ़ी जगहों पे ऐसे ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन टू फार अवे कंट्रीज, दैट वुड बी वन थिंग, फाइन। फिर उसके बाद आता है प्रिजर्विंग क्वालिटीज़, प्रिजर्विंग गुड क्वालिटी, करेक्ट, राइट। सरप्लस फूड, सरप्लस स्टोरेज बना के रखने के लिए, है ना।
एंड काफ़ी सारी चीज़ें, तो इन सब के लिए वी नीड लाइक प्रॉपर ग्रेनरी सिस्टम्स फॉर दैट। ओके, तो मोड्स ऑफ स्टोरेज कैसे कैसे हो सकते हैं कि देखो देखो अब बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। आप चाहे ग्रीनरीज में इन्हें स्टोर करो या फिर आप ऐसे सिलोज में कर पाओ, ठीक है। यूजुअली जो हम सिलोज देखते हैं जो इतने बड़े बड़े कंटेनर से बनाए हैं, तो ये तो काम इसलिए ये गवर्नमेंट बेसिस पे आता है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लमसम में जब अन्न का प्रोडक्शन होता है तो उसको स्टोर करने के लिए सिलोज का काम किया जाता है। ऐसी ग्रीनरीज भी कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं। ओके, मतलब यूजुअली देखे ही होंगे अगर किसी भी फार्मिंग लैंड आप कभी गए हो, आपने नोटिस किया होगा, तो एक स्टोरेज रूम होता है जहाँ पे ना ऐसे कट्टे से रखे होते हैं, जूट बैग्स के अंदर इतने सारे ग्रेन्स भरे हुए होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब कई सारे मोड्स होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल फूड मटेरियल होता है कि वो फूड मटेरियल जो बहुत इजीली स्पॉइल कर जाएगा, ठीक है, अगर आप उसको कुछ समय के लिए रूम टेम्परेचर पे रखो। तो यहीं पे हम मेंशन कर देते हैं मोड्स ऑफ स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स। तो ये दो टाइप में होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, पेरिशेबल। ओके, पेरिशेबल फूड मटेरियल्स कौन से होते हैं? दे गेट easily spoiled in room temperature after some time। यानी कि कुछ समय आपने उसको क्या नाम है, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया और वो स्पॉइल कर जाता है। तो ये कौन से टाइप के खाना होता है? जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फिशेज हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। मिल्क हो गया, करेक्ट। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा, तो इसीलिए इन सबको ना कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। इन सबको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ताकि ये प्रिजर्व रहे। इसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल आई थिंक ये समझ ही गए होगे कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। दे डोंट गेट स्पॉइल्ड, डोंट गेट स्पॉइल्ड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो दे डोंट गेट इजीली स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर। सो ये नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स हो गए। तो ये वो टाइप के आपके ना खाना होगा या फिर फूड मटेरियल होंगे जिनमें वाटर कंटेंट लेस होता है। वाटर कंटेंट इज लो, क्योंकि मॉइस्चर कम होगा ना, तभी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। समझ गए? यानी कि जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, एग्जाम्पल नॉर्मल ग्रेन्स आ गए, दाल, पल्सेस, व्हीट, है ना, ये सारी चीज़ें, इनमें सब में पानी कम होता है ना। शुगर हो गए, स्पाइसेस हो गए, शुगर हो गए, स्पाइसेस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके समय पे ख़राब नहीं होती। सो उनको ड्राई स्टोरेज मेथड्स के थ्रू रखा जाता है, ड्राई स्टोरेज मेथड्स। ओके, अब थोड़ा सा अगर ट्रेडिशनल लुकआउट भी देखें कि ट्रेडिशनली क्या किया जाता है, तो ट्रेडिशनल वेज में ना नीम के पत्ते इस्तेमाल कर लिए, नीम लीव्स हो गए, ठीक है। सन ड्राइंग करी जाती है। ओके, सन ड्राइंग क्या होता है? बेसिकली जब आपके पास ग्रेन्स आ गए तो उनको सन के नीचे, डायरेक्ट सन के नीचे ऐसे पूरी तरीके से एक एरिया में बिछा कर छोड़ दिया जाता है एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए बेसिकली, ताकि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट हो वो सारा का सारा आपका इवेपोरेट हो जाए और आपके पास ड्राई सीड्स मिले। अब उन्हीं ड्राई सीड्स को जूट के अंदर बांध के, और जहाँ पे आपने वो सारे कट्टे रखे होंगे उसके आसपास नीम की लीव्स डाल दो, टर्मरिक डाल दो। तो ये क्या होता है, इनमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको पता है कि नीम में कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। सो दीज प्रॉपर्टीज़ मेक श्योर कि कोई भी रोडेंट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस इसके आसपास उगे ना। सो दीज आर द लाइक बेस्ट वे। इसलिए इन्हें गनी बैग्स और इन सब में ग्रीन स्टोरेज में रखा जाता है। स्पेसिफिकली अगर जैसे मैं नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल्स की बात करूँ, तो जब इन्हें लार्ज स्केल कमर्शियल स्केल के लिए रखते हैं ना, तो इसे गनी बैग्स या फिर सिलोज में रखा जाता है, ठीक है। तो जनरली ये कुछ किसी भी पेस्ट से अटैक कर लिए जाते हैं, तो ये क्या किया जाता है कि इन पे इन्फेस्टेशन ना हो, उसी से पहले जैसे ही इन्हें जूट बैग में बांध दिया, जहाँ पे रख दिया वहीं उस पूरे एरिया के आसपास आपका इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया, ठीक है। रेगुलरली वहाँ पे स्प्रे कर दिया ताकि कोई इन्फेस्टेशन ना हो। ओके, फ्यूमिगेशन जिसे हम कहते हैं बेसिकली, फ्यूमिगेशन। व्हाट इज दैट? फ्यूमिगेशन इज नथिंग बट जस्ट सिंपली you can say spraying of fumigants, okay, spraying of chemicals slash fumigants, ठीक है। तो ये फ्यूमिगेंट्स कुछ नहीं है, कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स बेसिकली लाइक जैसे इथाइलिन डाइब्रोमाइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये सारी चीज़ें स्प्रे करी जाती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है, जो कि आपके एक बार ग्रेनरीज की तरफ डाल दिया जाता है, सो दैट देयर इज़ नो अदर सॉर्ट ऑफ इन्फेस्टेशन दैट टेक्स प्लेस देयर।
ओके, तो फ्यूमिगेशन के एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो केमिकल्स के. सो हाँ, मैंने क्या बोला था, जैसे हमारे पास है इथाइलिन डाइब्रोमाइड. ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं मैंने एक और आपको बताया था ना, दैट वाज मिथाइल ब्रोमाइड, है ना. हाँ, मिथाइल ब्रोमाइड लिख लो, मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे फ्यूमिगेशन. फाइन. अब एक लास्ट कंसेप्ट और इसके अंदर, विच इज़ बेसिकली नथिंग बट ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आई थिंक सबको पता ही होगा. बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि इट अवॉइड्स यूज ऑफ केमिकल्स. ठीक है, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो भी सिंथेटिकली बन रहे हैं आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल नहीं होता है जिस फार्मिंग में, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली यू कैन से इट रिलाइज अपॉन क्रॉप रोटेशन. ठीक है, क्रॉप रोटेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता है. ओके, इसके अलावा मेरे पास होते हैं क्रॉप रेसिड्यूज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज दोबारा किया जाता है. एनिमल मैन्योर्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे टोटली सब चीज़ें ऑर्गेनिक होंगी. ठीक है, लेग्यूम्स का इस्तेमाल होता है. ऑलराइट, ग्रीन मैन्योर्स का इस्तेमाल होता है. इन सभी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, सो एज टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज होल ऑर्गेनिक. और एंड इवन अगर पेस्ट कंट्रोल भी करना होगा ना, तो वो भी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स के थ्रू होता है. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं. अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि एज टू मेक श्योर. अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव लिख दूँ तो इसको भी आप नोट कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव इज अगेन सस्टेनेबल कल्चरल प्रैक्टिस. ये मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, कि किसी भी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है. ओके, केमिकल फ्री करना है, एंड इट ओनली रिलाइज अपॉन देयर ओन सोर्सेस. दैट इज योर ऑर्गेनिक फार्म. फाइन. चलो भाई, अब फाइनली फर्स्ट हाफ ऑफ योर चैप्टर इज डन. वेल, आई मीन कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी बड़ा था ये. अब स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री नाउ. एंड एनिमल हस्बेंड्री भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 सेशंस के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो चलो, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है. दिस इज नथिंग बट द साइंस ऑफ rearing, feeding, caring, breeding and disease control और animals. ठीक है, ये है तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री. यानी कि इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ प्रैक्टिस जहाँ पे हम रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की. रेयरिंग इन द सेंस कि उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, एंड इवन उनका डिजीज़ कंट्रोल करते हैं. अगर कोई भी डिजीज़ से वो इन्फेस्ट हो जाते हैं तो उसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो ये सब होता है एनिमल हस्बेंड्री में. सो इसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स हो गया. ठीक है, प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, ये मेन एलिमेंट होता है. ओके, इसके अलावा providing fresh water to them, providing fresh water and good shelter, है ना. ये भी सारी देखभाल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं. करेक्ट. प्रॉपर हेल्थ केयर देना, प्रॉपर हेल्थ केयर. ओके, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग इज़ प्रॉपर ब्रीडिंग. तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली आपके एनिमल हस्बेंड्री में, कि उनको प्रॉपर उनकी देखभाल करी जा रही है, फ्रेश वाटर शेल्टर दिया जा रहा है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम देखा जा रहा है, उन्हें प्रॉपर ब्रीडिंग कराते हैं. ब्रीडिंग में भी ऐसा नहीं कि ओवर ब्रीडिंग हो रही है या वी आर बेसिकली यू कैन से कि वी आर अब्यूजिंग एनिमल्स, ऐसा नहीं होता. प्रॉपर ब्रीडिंग का मतलब होता है कंट्रोल्ड वे में. ओके, so that is your proper being. Now what is the need for that? So that to ensure proper nutrition to our growing population. कि इसका नीड क्या है? इसका नीड सिंपल सा ये है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रहे हो टू ग्रोइंग पॉपुलेशन. बढ़ती हुई जनसंख्या है, राइट. वी ऑल ड्रिंक मिल्क, वी ऑल ईट एग, मोस्ट ऑफ अस डू, राइट. मोस्ट ऑफ अस ईट फिशेज एज वेल, जो नॉन लिविंग होते, आई मीन सॉरी, जो नॉन वेज होते हैं, राइट.
तो ये सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आती हैं। हम एनिमल्स को रेयर ही इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी टेकिंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम दैम, बेसिक सी बात है। लेकिन अगर हम उन्हें कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनका उसका यू नो देखभाल भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट टेकिंग एंड देन डूइंग इट, फाइन। अब काफ़ी सारे लाइक टाइप्स आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो उसमें से पहला हो जाता है आपके पास मिल्च एनिमल्स, ओके। मिल्च होते हैं आपके मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, ऑलराइट, दीज आर योर मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। सो आई थिंक इसका एग्जाम्पल तो पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं, राइट, काउ, बफेलो, राइट, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है, इवन योर गोट्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मीट एंड एग। मीट एंड एग वो एनिमल्स जो आपको मीट और एग प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये एग यील्डिंग एनिमल्स हो गए। तो इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा, आई थिंक ये तो बहुत सिंपल सा है। कौन है जो मीट और एग देता है? मीट कौन देता है? गोट से मिलता है, ठीक है, शीप से मिलता है, पिग, ऑफ कोर्स, फिशेस, राइट, चिकन्स, डक्स, एक्सेट्रा, राइट। इसके अलावा तीसरा आता है हमारे पास ड्रॉड एनिमल्स। ड्रॉड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका काम वर्किंग होता है, यानी कि दीज आर लेबर एनिमल्स और वर्किंग स्लैश लेबर एनिमल्स, यानी कि इनसे काम कराया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, हॉर्स, राइट। इसके अलावा क्या हो गया, कैमल, है ना। तो ये सारे हो गए आपके, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव योर हेयर एंड स्किन। तो हेयर एंड स्किन के लिए भी हम लेते हैं, लाइक हेयर एंड स्किन के लिए जो है आई मीन वो एनिमल जो हेयर और स्किन हमें मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, सो दोज आर योर शीप, है ना। शीप से वूल मिलता है, करेक्ट। गोट हो गया, है ना। रैबिट की आई मीन रैबिट का जो फर होता है उसका इस्तेमाल होता है, राइट। काव है, बफेलोज हैं। सो दीज आर ऑल योर different varieties of animals based on the utilities, fine। तो इस सेशन में हम लोग एक्चुअली कैटल फार्मिंग के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, देन वील अंडरस्टैंड अबाउट योर पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग जिसे हम पिसिकल्चर कहते हैं, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एपीकल्चर के बारे में भी, ओके। चलो, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट। नाउ बिफोर आई एंड अप जस्ट अ क्विक एडवांटेजेस जो कि हम यहाँ पे और फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के? वेल, इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन, है ना, आपको ज़्यादा मिल्क मिल जाता है, मिल्क प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इसके अलावा होता है इंक्रीज्ड एग प्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ मीट, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ मीट भी हो जाएगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट होता है, ये तो बेस्ट है ही, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, उसी चीज़ का इस्तेमाल बेसिकली मेन्योर्स वगैरह बनाने में हो जाता है ना। एंड टू अगेन टू प्रोड्यूस हनी, एंड उसी हनी से काफ़ी सारे और फर्दर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जैसे कि वैक्स, ठीक है। इसके अलावा कैंडल्स, पैराफिन, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ है, ओके। सो दीज आर वेरियस एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर आप अपने कैटल फार्मिंग कर रहे हो या फिर आप मीट और एग के लिए चिकन्स को रेयर कर रहे हो, सो दैट गिव्स यू मोर एग, दे विल प्रोवाइड यू विद गुड क्वालिटी ऑफ मीट एज वेल, ओके। एनिमल वेस्ट कुछ भी बनता है तो वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ही आता है, दैट यू कैन बेसिकली यूटिलाइज एज योर मेन्योर एज वेल, फाइन। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी एडवांटेजेस में। सो लाइक आई सेड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैटल फार्मिंग एंड योर poultry farming, ठीक है। So that's all for today everyone, hope you all enjoyed the particular class. Make sure you like, share and subscribe to this channel, and yes, for more such videos please stay tuned to this particular channel. Thank you so much for being here. Take care everyone.